हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा चुका हूं और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इसमें हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणी प्रकृति। इसको मैं शुरू किया था, थोड़ा सा पढ़ा करके वहां पर मैं बंद कर दिया था, है ना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कोई भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे प्रकाश है, ये दृश्य प्रकाश है, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे, कॉस्मिक रे, इंफ्रारेड, ये सब जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनको हम प्रकाश की श्रेणी में ही रख सकते हैं, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। इनके जो तरंगे हैं वो न सिर्फ तरंग हैं बल्कि उनके साथ कण भी जुड़े हुए हैं और उन कणों को हमने क्वांटम कहा था। क्वांटम का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उन्हीं को हम क्वांटम कहते हैं। और जो दृश्य प्रकाश में क्वांटम है उसे हम लोगों ने फोटॉन भी कहा था। यही फोटॉन है जो हमारी आंखों में रेटिना में टकराते हैं तो रेटिना के कोन सेल रॉड सेल को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे हमको दिखाई देती है ना। उसमें उत्तेजना पैदा होती है तो उसकी उत्तेजना हमारे ब्रेन तक पहुंचती है न्यूरॉन्स के द्वारा, तो हमको दिखाई देती है। तो मैं क्वांटम सिद्धांत में ही आपको पिछले क्लास में बताना शुरू किया था, तो इसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। तो विवर्तन मैंने कहा था कि जहां पर शार्प एज है, एकदम किनारा है, तीक्ष्ण किनारा है, वहां पर लाइट जाते हुए ऐसे मुड़ जाती है थोड़ी सी। जैसे ये तीक्ष्ण किनारे से लाइट जा रही है तो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, है ना, ऐसा। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन या विवर्तन। और व्यतिकरण मैंने बताया था कि दो तरंगे ऐसे जा रहे हैं और दोनों तरंगे के स्ट्रिंग और गर्त एक साथ पड़ जाते हैं तो दोनों के प्रभाव जुड़ जाते हैं, है ना, दोनों का प्रभाव जुड़ के बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत आ जाता है, जैसे एक का स्ट्रिंग एक का गर्त आमने सामने पड़ेगा तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे को कम कर देगा, इसे हम कहते हैं व्यतिकरण। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, है ना, विवर्तन और व्यतिकरण, इसको हम तरंग प्रकृति द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन कुछ दूसरी घटनाएं हैं जिससे हम तरंग प्रकृति द्वारा नहीं समझ सकते। कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान जो पारंपरिक भौतिकी कहलाती है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको हम तरंग प्रकृति द्वारा नहीं बता सकते? तो पहला है गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हो, लोहे को गर्म करते हो तो धीरे धीरे गर्म होकर लाल हो जाती है, फिर और ज़्यादा गर्म करते हो तो सफ़ेद, और ज़्यादा गर्म करते हो तो नीली हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, ब्लैक बॉडी उत्सर्जन हम उसको कहते हैं, कृष्ण पिंड उत्सर्जन कहते हैं। तो वो क्यों होती है, ये तरंग प्रकृति द्वारा नहीं समझाई जा सकती। धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बारे में आज की क्लास में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैसे कोई कोई मेटल है, कोई धातु है, उस पर प्रकाश टकराती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर आपने सोलर पैनल देखा होगा, सोलर पैनल मतलब जिसमें प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रिक बनती है ना, सोलर पैनल सब जगह लगे होते हैं आजकल, तो वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऊर्जा लेकर के, वही ऊर्जा जो है हमको विद्युत के रूप में मिलती है बाद में, है ना। तो इसका भी हम व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा नहीं कर सकते। ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, देखिए मतलब क्या है, अलग अलग ठोसों में अलग अलग तापमान पे कितनी ऊष्माधारिता होगी वो बदल जाती है, ठीक है, मतलब वो कितनी ऊष्मा ले सकती है अलग अलग ठोसों में। विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा लेकर के वो ऊपर के कक्षकों में चली जाती है जिसको हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, फिर वो उसी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देती है प्रकाश के रूप में, फिर वापस अपने कक्ष में आ जाती है। तो जो उत्सर्जित करती है वो लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फंड, ऐसे कई श्रेणियों में हम उसको बांटे हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजे गए हैं कि किस्म किस्म कितनी कितनी ऊर्जा के द्वारा निकलेगी, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसको भी हम तरंग प्रकृति के द्वारा तो नहीं समझ सकते हैं। ये परिघटनाएं इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, ठीक है। कोई भी निकाय है, कोई भी बॉडी है, वो ऊर्जा ले तो सकता है लेकिन निश्चित मात्रा में ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सभी संभावित ऊर्जाओं के ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है वो, मतलब लिमिट से ज़्यादा नहीं ऊर्जा ले सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सन 1900 में मैक्स प्लांक द्वारा
सबसे पहले उपरोक्त उल्लेखित कृष्णिका विकिरण की कोई ठोस व्याख्या की गई। तो मैक्स प्लांक ने सबसे पहले समझाने की कोशिश की कि कोई भी पदार्थ जब हम गर्म करते हैं तो वो प्रकाश क्यों उत्सर्जित करने लगता है, लोहा को गर्म करने पर क्यों लाल सफेद पीला नीला हो जाता है, इसको व्याख्या करने की कोशिश की थी। आइए हम पहले इस परिघटना को समझने का प्रयत्न करें जिसे आगे दिया गया है। गर्म वस्तुएं विस्तृत पराश में विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप गर्म कर रहे हो, मैंने इसी को अभी बताया आपको कि गर्म करते समय पहले लाल फिर सफ़ेद फिर नीला, है ना, इस तरह से उत्सर्जित करती हैं। तो ये विस्तृत पराश हुआ। विस्तृत पराश मतलब एक ब्रॉड रेंज हुआ स्पेक्ट्रम का, क्यों कितनी ज़्यादा ऊर्जा लेगी। जैसे कम ऊर्जा मिली तो लाल हो जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा मिली तो सफ़ेद, और ज़्यादा ऊर्जा मिली तो नीला, क्योंकि इससे जो उत्सर्जित होने वाली विकिरण है उनकी ऊर्जा भी इसी पे निर्भर कर रही है। लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा है, सफ़ेद में उससे ज़्यादा है, नीला में उससे ज़्यादा है ना, बैगनी में उससे ज़्यादा रहता है। तो ये ऊर्जा किस बात पे डिपेंड करेगी, भाई कोई ऊर्जा देगा तभी ना, जब वो लेगा तो जितना ज़्यादा ऊर्जा वो ले रहेगा उतना ऊर्जा दे सकता है ना, उसी को बात कर रहे हैं। उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश में होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य जितना कम रहेगा, छोटा रहेगा, उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो नीले प्रकाश में ऊर्जा लाल प्रकाश की तुलना में ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए जब किसी लोहे की छड़ को भट्ठी में गर्म करते हैं तब इसका रंग पहले हल्का लाल होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक लाल होता जाता है। जब इसे और गर्म किया जाता है तब इसमें से निकलने वाले विकिरण का रंग सफ़ेद हो जाता है, और जब और बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तब यह नीला हो जाता है। मतलब इसमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा देते जाएंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा ये अवशोषित करके उत्सर्जित भी करते जाएगी। इसका अर्थ यह है कि लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं तथा दूसरे किसी ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होते हैं, है ना। तापमान बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, अर्थात गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, जितना ज़्यादा ऊर्जा देंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा बाद में छोड़ेगी, उसी के आधार पर उसकी तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है। 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों से निर्मित वस्तुएं यदि विभिन्न तापों पर रखी हो तो वे विभिन्न मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ठीक है ना, अलग अलग ताप पे अलग अलग विकिरण। इसके अतिरिक्त यह भी कि जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण विकिरित किया जाता है तो विकिरित ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे ही परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है तथा कुछ भाग प्रेषित हो जाता है। देखिए जैसे किसी भी सतह पे आप प्रकाश डालते हो तो जितने गहरे रंग का रहेगा, जितना काला रंग का रहेगा, वो उतने ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर पाएगा, और जितने हल्के रंग का रहेगा, जितना सफ़ेद रहेगा, उतने ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित कर देगा। तो अगर अवशोषण ज़्यादा करेगा तो गर्म भी जल्दी होगा, और गर्म जल्दी होगा वैसे वो विकृत भी जल्दी करेगा तो ठंडा भी जल्दी होगा। जो जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, जो जल्दी देरी से गर्म होता है देरी से ठंडा होता है। अपूर्ण अवशोषण का कारण यह है कि नियमानुसार साधारण वस्तुएं विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती हैं। ठीक है, संपूर्ण अवशोषक कोई भी पदार्थ नहीं है दुनिया में। सिर्फ एक ब्लैक बॉडी जो होता है, मतलब वो ब्लैक होल जो होता है, इसके बारे में आप सुने होंगे कि जब तारा जो होता है स्टार वो नष्ट होता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, ऐसा अंदाज है। वो ब्लैक होल इतना पावरफुल है कि कोई भी प्रकाश उसमें जाती है तो उसमें से परावर्तित होकर नहीं आ पाती, वो पूरा अवशोषित कर लेती है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर चली गई तो उसके गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, वो इतनी ताकत होती है उसमें। बाकी हमारे पृथ्वी में जो भी पदार्थ है अगर वो काले रंग का है भी, जैसे मान लो ये काले रंग का है, तो काले रंग का होते हुए भी ये पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाएगा। इस तरह से संपूर्ण अवशोषक कोई है ही नहीं, वो थोड़ा बहुत परावर्तित तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसलिए अपूर्ण अवशोषक है। पूर्ण अवशोषक वो होता जो कभी भी वो नहीं करता, मतलब विकिरण को परावर्तित नहीं करता, तो वो पूर्ण अवशोषक होता। लेकिन ऐसा कोई भी ब्लैक बॉडी दुनिया में कम से कम नहीं है।
एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित अथवा अवशोषित करता है कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहलाता है, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो ये काल्पनिक है, पूरी तरह से ब्लैक बॉडी होना ये काल्पनिक है कि मतलब जो पूरे को अवशोषित कर ले और पूरे को उत्सर्जित कर दे, ऐसे को कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी के द्वारा कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका मतलब काली। वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता है। कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। कार्बन ब्लैक क्या होता है? जिसमें कार्बन जो है चारकोल टाइप का जो कार्बन है वो पुता रहता है, तो काफी अवशोषित कर लेता है। कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा होती है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर आप देखिए ये एक बॉल है जो काले रंग की है, अंदर भी काला है बाहर भी काला है। इसमें एक छोटा सा हमने छेद किया है, छोटा सा। इसी छेद के माध्यम से हम एक प्रकाश की किरण को इसके अंदर भेजते हैं। तो प्रकाश की किरण भेजने से ज्यादातर तो सीधा जाके यहाँ अवशोषित हो गया, कुछ परावर्तित होकर यहाँ गया तो यहाँ अवशोषित हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत बचा तो यहाँ ऐसा करके ये घूमता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कंप्लीट ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ मतलब कुछ तो ये फिर भी यहाँ से परावर्तित करेगा ही, क्योंकि जब ये डायरेक्ट यहाँ से पड़ रहा है तो यहाँ जा रहा है, उसके बजाय थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा तो थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा इसमें से भी, है ना। तो ये ब्लैक बॉडी है, खोखला गोला है जिसके अंदर सूक्ष्म छिद्र करके उसमें प्रकाश भेजा है, तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के कहीं ना कहीं अवशोषित करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादातर भाग इसका अवशोषित हो जा रहा है, जिसमें एक छिद्र के अलावा अन्य कोई द्वार नहीं होता। गुहा में छिद्र से प्रवेश करने वाली कोई भी विकिरण गुहा की भीतरी दीवारों से परावर्तित होते रहती है और अंत में गुहा की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। मैंने कहा ना कि लगभग संपूर्ण अवशोषण इसका हो जाता है। कृष्णिका विकिरणीय ऊर्जा की आदर्श रेडिएटर भी होती है। तो जब वो पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, उसके इलेक्ट्रॉन अब वापस जाने लगते हैं अपनी जगह में, तो जो अवशोषित विकिरण है उसको फिर उत्सर्जित करने लगते हैं। तो जितना अवशोषित किए रहेंगे उसको वापस उत्सर्जित करेंगे ही करेंगे, वो ठंडा होगा ही होगा। ठीक है, इसके रेडिएटर मतलब विकिरण कर सकता है, मतलब रेडिएट कर सकता है, मतलब विकृत कर सकता है, निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। तापीय साम्य में होने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये रूम है, इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो कृष्णपिंडिका है ये 25 डिग्री सेल्सियस में है। जब आप इसको विकिरण दोगे दूसरा और गर्म हो जाएगा ये, तो गर्म होने के बाद जब दोबारा ठंडा होगा तो फिर से 25 डिग्री में आएगा। मतलब ये अपने परिवेश के तापमान के बराबर में रहता है, उसी को साम्य कहते हैं, है ना। 25 डिग्री है तो 25 डिग्री, 50 डिग्री तो 50 डिग्री, 10 डिग्री तो 10 डिग्री। यही कारण है कि ठंड के दिनों में कोई भी चाय कॉफ़ी दूध वगैरह जो आप लेते हो उसको अगर रख देते हो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है वो। ठीक है, क्योंकि एक बात और समझ लीजिए कि गर्म से जो विकिरण निकलता है और ठंडा होने की दर है, वो ठंडे होने की दर में भी अंतर आ जाता है। जैसे मान लो ये जो गर्म पिंड है ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री सेल्सियस में है ना, और परिवेश का तापमान मान लो 40 डिग्री है ना, और एक जगह 20 डिग्री है और एक जगह 10 डिग्री है परिवेश का तापमान। तो अब देखिए कि 60 से 40 उतरने में मान लो 10 मिनट लगता है, तो 40 से 30 उतरने में 5 मिनट लगेगा, 30 से 20 उतरने में 2 मिनट लगेगा, 20 से 10 उतरने में 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा। मतलब कि डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा समय उतना कम रहेगा, कम लगेगा ठंडा होने में। मान लो 60 डिग्री में रखा हुआ तापमान वाला गर्म पिंड है और परिवेश का तापमान 10 डिग्री है, तो 60 से 10 उतरने में मान लो उसको 10 मिनट लगता है, और उसी परिवेश का तापमान 40 डिग्री कर दोगे तो 60 से 40 उतरने में 8-9 मिनट लग जाएगा। मतलब गैप ज़्यादा रहेगा ना तो जल्दी ठंडा होगा कोई भी चीज़, ये मैं कह रहा हूँ आपको। यह दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उतनी ऊर्जा विसरित करती है जितना उसने परिवेश से अवशोषित किया था। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा दिया? जितना उसने अवशोषित किया था उतनी ऊर्जा दे देगा। कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा या विकिरण की तीव्रता तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा गर्म करोगे
उतना ज़्यादा विकिरण निकलेगी, उसका आवृत्ति उतनी ज़्यादा रहेगी, उसकी आवृत्ति, उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा रहेगी जितना ज़्यादा गर्म रहेगा। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी एक तरंग दैर्ध्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य के और बढ़ाने पर वह घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले तो तरंग दैर्ध्य बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ती है, फिर घटने लगती है, ऐसा जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ये चित्र है, देखिए तरंग दैर्ध्य आप बढ़ा रहे हो, जो पिंड को दिए हो उस वही जो प्रकाश पिंड को दे रहे हो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपने बढ़ाया। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर शुरू में उसका तापमान तेजी से बढ़ता है, लेकिन और तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हो तो फिर तापमान घटने लगता है, मतलब उसकी तीव्रता घटने लगती है। ठीक है, और ये देखिए दूसरा T2 जो है ज़्यादा तापमान है T1 से, इसको भी आप देखिए कि शुरू में बढ़ती है फिर घटती है, मतलब अलग अलग तापमान पे आप तरंग दैर्ध्य अलग अलग दे रहे हो, है ना। तापमान ज़्यादा रखते हो तो तरंग दैर्ध्य भी ज़्यादा देने से तीव्रता बढ़ती है। ये तीव्रता है ना, ध्यान रखेंगे तीव्रता है ना। तीव्रता ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है फिर घट रही है, तीव्रता बढ़ रही है फिर घट रही है, अलग अलग तापमान पे अलग अलग तीव्रता है। मतलब पिंड को ज़्यादा तापमान में रखोगे तो ज़्यादा तीव्रता देगी, कम तापमान में रखोगे तो कम तीव्रता देगी, इसका ये मतलब है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे ताप बढ़ता है वक्र का उच्चिष्ट लघु तरंग दैर्ध्य की ओर स्थानांतरित हो जाती है ना। तो तापमान बढ़ाने पर जो ये ग्राफ है ये लघु तरंग दैर्ध्य मतलब कम तरंग दैर्ध्य में ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगी। ठीक है, विकिरण की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकिरण की तीव्रता को तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में प्रस्तुत करने के अनेक प्रयास हुए हैं। देखिए मतलब ये है कि तीव्रता कितनी रहेगी और उसका तरंग दैर्ध्य के साथ क्या संबंध रहेगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ेगी कि घटेगी, क्या हुआ, इनको रिलेट करने के लिए, इनका संबंध निकालने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, ऐसा लिख रहा है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। देखिए जो कृष्ण पिंडिका है उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण कैसी होगी, क्या होगी, ये तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं समझाई जा सकी। इसको हम कण प्रकृति क्वांटम सिद्धांत के द्वारा समझाएंगे। मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या कि विकिरण का अवशोषण उत्सर्जन कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से उत्पन्न होती है। दोलित्र क्या है, परमाणु। परमाणु दोलन कर रहे हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन दोलन करते हैं, असल में परमाणु भी हिलते हैं, परमाणु भी दोलन करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दोलित्रों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं, पहले लेंगे फिर देंगे ऊर्जा को। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त भागों में बांटा जा सकता है। डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस। देखिए जो विकिरण निकलता है वो कंटिन्यू एक ही विकिरण नहीं निकलता, वो टुकड़े टुकड़े में निकलता है, उसको विविक्त कहते हैं, रुक रुक के। ठीक है, विविक्त का मतलब टुकड़े टुकड़े में, मतलब रुक के निकलेगा, ऐसा। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, न कि सतत रूप से। ये देखिए, न कि सतत या अनवरत रूप से। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु अणु जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करते हैं, वो रुक रुक के करते हैं। पहले अवशोषित करेंगे फिर उत्सर्जित कर देंगे, अवशोषित करेंगे उत्सर्जित कर देंगे। ऐसा नहीं कि अवशोषित करते रहेंगे फिर उत्सर्जित करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अवशोषण उत्सर्जन ऐसा करते हैं, उसको विविक्त कहते हैं। विविक्त मतलब रुक रुक के एक चीज रुकेगा फिर दूसरा होगा, ऐसा। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। तो क्वांटम मैंने बताया ना कि जो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसमें छोटे छोटे कण होते हैं।
जिसमें ऊर्जा भरी होती है, उसी को क्वांटम कहा गया। और जो दृश्य प्रकाश का क्वांटम है इसको फोटॉन भी कहते हैं और क्वांटम भी कहते हैं। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा और तरंग दैर्ध्य कम, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उल्टे हैं। समझ रहे हैं बात को? आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, तो E जो है प्रोपोर्शनल है न्यू के, मतलब ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। और समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लेना पड़ता है। तो यहां पर E इजकल टू लिखने के लिए एक नियतांक लेना पड़ेगा, और वो नियतांक है H। ठीक है, H, ये थोड़ा सा H न्यू लिखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए। तो ये जो H है ये प्लांक स्थिरांक कहलाता है। इसका वैल्यू भी अभी बता रहा हूं मैं आपको, पहले इतना समझ लीजिए कि ऊर्जा किसी भी फोटॉन की, किसी भी क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती है। आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और नियतांक रखते हैं अपन समानुपाती के जगह में, तो H रखते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको तो बता चुका हूं मैं आपको। ये देखिए H यहां पर जैसा मैंने कहा प्लांक स्थिरांक कहलाता है, और इसकी वैल्यू, स्थिरांक की एक निश्चित वैल्यू होती है, पता है ना आपको, एक निश्चित मान होता है, नियतांक, नियत अंक होता है वो। तो उसका मान है 6.626 10 के घात -34, 6.626 10 to the power -34 जूल पर सेकंड। ये जूल पर सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये H का मान है, इसको जरा आपको याद करना है, H का मान याद करना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि किसी भी फोटॉन में या किसी भी क्वांटम में जो ऊर्जा होती है वो H न्यू के बराबर होती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति और इसका गुणनफल दोनों के बराबर होती है। क्वांटीकरण की तुलना, मतलब क्वांटम में कितनी ऊर्जा है उसकी तुलना सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी ऊपर किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु बीच में दो पायदानों के बीच में खड़ा नहीं हो सकता। ऊर्जा का मान भी समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, परंतु मानों के बीच में नहीं हो सकता। जैसे ऊर्जा 0 हो सकती है, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, ऐसा हो सकता है। मतलब ऊर्जा की मात्रा कितनी H न्यू होगी वो नियतांक रहेगा, मतलब पूर्णांक में रहेगा, भिन्नांक में नहीं रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण के तीव्रता वितरण की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। तो अब प्लांक ने क्या किया, अब तरंग और कण के बीच में संबंध बता दिया कि तरंग में जो तरंग दैर्ध्य है, जो आवृत्ति है, उसी से संबंध है उन कणों की और उन कणों के में जो ऊर्जा है उनमें। क्योंकि आपने H न्यू लिख दिया, न्यू का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य से भी संबंध है, आवृत्ति बराबर 1 बटा तरंग दैर्ध्य। तो आप तरंग दैर्ध्य कहिए, आवृत्ति कहिए, ये तरंग की जो गुण है। ठीक है, तो जब तरंग का गुण आपने लिया और उसी गुण से आपने क्वांटम की ऊर्जा निकाल दिया, तो कण और तरंग में एक संबंध स्थापित हो गया। यही जो है प्लैंक ने किया। मैक्स प्लांक कौन थे? 1858-1947 भारत की आज़ादी के वर्ष ये चले गए, बड़े वैज्ञानिक। मैक्स प्लांक एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। सन 1879 में म्यूनिख विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की। म्यूनिख मेरे हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर है, म्यूनिख। ठीक है, इन्होंने भौतिकी में पीएचडी की। 1888 में बर्लिन विश्वविद्यालय, बर्लिन जर्मनी में है, के इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में निदेशक नियुक्त किए गए। अब सोचिए इतने बड़े पोस्ट में आ गए ये, है ना, बहुत जल्दी किए। 7 सालों में ही ये इतने बड़े पोस्ट में आ गए पीएचडी करने के बाद। उनके द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के लिए 1918 में उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने उष्मागतिकी, है ना, भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, काफ़ी काम किया था इन्होंने। मैक्स प्लांक इमोर्टल पर्सन है भौतिकी में। ठीक है, तो इस तरह से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, इसको
हमने पढ़ा और समझने की कोशिश किया। ठीक है, अब है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अभी आपने शुरू में जब इसमें पढ़ा इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो उसमें आपने ये देखा था कि विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश भेज करके, देखिए पहले विद्युत प्रवाहित किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जो है स्फुरदीप्ति में जाके प्रकाश उत्पन्न किया, है ना, विद्युत से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्रकाश। तो हम प्रकाश से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से विद्युत भी उत्पन्न कर पाएंगे। मतलब ये आपने विद्युत भेजा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन से प्रकाश निकला, क्योंकि जिंक सल्फाइड में टकरा के प्रकाश निकला था, आपको याद होगा। तो हम अगर यहाँ पर प्रकाश डालें, इससे इलेक्ट्रॉन निकालें, इलेक्ट्रॉन से हम विद्युत निकालें, ऐसे उल्टी दिशा में भी तो चल सकती है। क्योंकि ध्यान रखेंगे ज़्यादातर चीज़ें जो नेचर है उसमें ज़्यादातर चीज़ें उत्क्रमणी हो सकती हैं। केवल सूर्य की ऊर्जा अनुक्रमणी है, सूर्य से आती है ऊर्जा वापस सूर्य में नहीं जाती। बाकी जो चीज़ें हैं वो उत्क्रमणी प्रक्रिया दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे इसको कि हम किसी मेटल में, जैसे मेटल है, कोई धातु है, इसमें हम प्रकाश भेजे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा है वही हमको विद्युत के रूप में मिल जाएगी। इसी तरह से हम प्रकाश का जो ये जो पैनल होता है, सोलर पैनल, जिसमें प्रकाश पड़ता है तो विद्युत निकलती है, उससे आप घर के लाइट वाइट जला सकते हो, इन्वर्टर चार्ज कर सकते हो, बैटरी चार्ज कर सकते हो, वैसा वाला। ये उसी सिद्धांत पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, इसमें क्या किए, इसमें हमने एक जो है पायरेक्स ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने निर्वात रख दिया, बहुत मतलब नहीं के मतलब निर्वात ही था, इसमें कोई वो नहीं था, हवा नहीं थी। फिर ये जो धातु सतह है, ये धातु पे भी, अलग अलग धातु पे निर्भर करता है कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो इस पे हमने जब प्रकाश दिया तो प्रकाश देने पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रोड में पड़ा तो इलेक्ट्रोड से विद्युत उत्पन्न हो गया, ये विद्युत धारा उत्पन्न हो गई और विद्युत धारा चलने लगी। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ा, मतलब प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से विद्युत बना, उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये जो धातु है कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये निर्भर करता है धातु की प्रकृति पे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो पहले ग्रुप वाले मेटल हैं आपके आवर्त सारणी में, पहला जो ग्रुप है उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ते जाओगे, अगले वाले कॉलम में आते जाओगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम कभी इसमें जब बात करेंगे आगे चल के आवर्त सारणी में, तो इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों निकलता है, इसमें से मुश्किल से क्यों निकलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बंध होता है, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन रहेंगे इलेक्ट्रॉन को उतने ज़्यादा बांध के रखते हैं लोग, और जितने कम प्रोटॉन रहेंगे उतना कम बांध के रखेंगे, तो उसको निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें कम है प्रोटॉन, इसी कारण से वो कम बंध रहता है, तो जल्दी निकल जाते हैं, है ना। तो सबसे आसानी से लिथियम से निकलेगा, ऐसा है इसका मतलब। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1887 में एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर, जैसा चित्र में हमने देखा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल, टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही टकराएगा फट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, समय अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कि टकराएगा उसके 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद निकलेगा, ऐसा नहीं, तुरंत निकलेगा। क्यों निकलता है पता है? क्योंकि जो धातु के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं क्वांटम, फोटॉन, और उनको टकरा के निकाल देते हैं। जैसे आपने कंचे की गोली खेली होगी बचपन में अगर,
तो ऐसे कंचा मारते थे तो टक से टकरा के कंचे को बाहर निकाल देता था। वैसे ही वो कंचा जो आपने खेला वो फोटान है, क्वांटम है, वो भी तो कण है ना, और इलेक्ट्रॉन भी कण है, दोनों लगभग एक जैसे कण है, इलेक्ट्रॉन और फोटान या क्वांटम। तो क्वांटम जाके टकराया तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया तो इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकल गया, ये है उसका मतलब। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। देखो इलेक्ट्रॉन कितना निकलेंगे ये प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करता है। तीव्रता मतलब तेज और धीमा, डिम लाइट है तो कम तीव्रता है, तेज लाइट है तो ज्यादा तीव्रता है। तो ज्यादा तीव्रता रहेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी निकलने वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकले, कम निकले ज्यादा निकले तीव्रता पे निर्भर करते हैं। लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा कितनी रहेगी ये प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति फिक्स है, चाहे वो डिम लाइट दे कि तेज लाइट दे, आवृत्ति फिक्स है। तो उस आवृत्ति पे जैसे मान लो प्रकाश आपने डिम दिया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ा तेज किया 2 इलेक्ट्रॉन निकला उसकी, और थोड़ा तेज किया 3 इलेक्ट्रॉन निकली उसकी, तो 1 2 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले उन सब की ऊर्जा एक जैसी रहेगी, क्योंकि जो आपने डिम तेज 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 करते गए वो उस प्रकाश की आवृत्ति एक समान थी। तीव्रता बढ़ती गई लेकिन आवृत्ति एक समान थी। तो आवृत्ति एक समान थी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा एक समान थी। यह अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई, यह अलग बात है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। अब देखिए जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ठोकर मार के निकालने के लिए ये जो क्वांटम है इसके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो टक से मारेगा निकल जाएगा। अगर उससे कम ऊर्जा रहेगी तो टक 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 मारता रहेगा लेकिन वो नहीं निकलेगी, कितने देर भी मारता रहेगा नहीं निकलेगी। लेकिन अगर उतनी ऊर्जा आई तो टक से मारेगा कि बार में निकल गई। तो ये जो न्यूनतम ऊर्जा है जो फोटान में होना चाहिए, जो आवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि आवृत्ति पे ऊर्जा निर्भर कर रही है, फोटान की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पे निर्भर करती है ना। अभी ने देखा आपने E=h न्यू, आपने देखा आवृत्ति पे ऊर्जा निर्भर कर रही है। तो आवृत्ति न्यूनतम कितना रखोगे कि न्यूनतम ऊर्जा रहे जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, उस न्यूनतम आवृत्ति न्यूनतम ऊर्जा को थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब देहली, और देहली मतलब क्या होता है पता है, दहलीज। ये दरवाजा है, आप अगर पुराने जमाने के कोई घर देखे होंगे तो घर से निकलने वाला जो दरवाजा होता था उसमें दरवाजे के बीच में इतनी ऊंची ऐसे छोटी सी ऐसे देहली बना दिया थे, डेहरी बोलते थे उसको। उसको पार करके ऐसे पार करके जाओगे तभी घर से निकल सकते हो या घर के अंदर आ सकते हो, है ना। उसको इसलिए बनाई जाती थी कि घर में बहुत छोटा बच्चा है तो ऐसे ऐसे चल के घर के बाहर मत निकल जाए, उसके लिए उसको बनाई जाती थी। और दूसरा जब दरवाजा को बंद करते थे तो दरवाजे के नीचे गैप नहीं बचता था जिससे सांप बिच्छू अंदर नहीं घुसता था, इसके लिए उसको बनाई जाती थी। आजकल आधुनिक ज़माने में लोग उसको नहीं बनवाते हैं, जबकि वो बहुत काम का चीज़ था। तो दहलीज को जब तक पार नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। वैसी दहलीज ऊर्जा जिससे वो पार करने पर ही वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे। तो उसको टकराने वाले जो फोटान थे, क्वांटम थे, उसमें भी कम से कम उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, और वो ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो कम से कम उतनी आवृत्ति होनी चाहिए कि वो टकरा के उसको निकाल सके, और उस आवृत्ति को अपन कहते हैं न्यू जीरो। और जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको न्यू जीरो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि न्यूनतम आवृत्ति में टकरा के निकल तो जाएगा लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं बचेगी, क्योंकि सारी ऊर्जा निकलने में खर्च हो गई। जो इलेक्ट्रॉन निकली उसमें ऊर्जा नहीं बची। तो अगर ऊर्जा नहीं बची तो आपको उससे न तो आगे चल के कोई विद्युत मिलेगी न कोई काम होगा। तो टकरा के निकलने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसके अतिरिक्त और एक्स्ट्रा ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए। मतलब जो टकराने वाली की आवृत्ति थी, न्यूनतम आवृत्ति से थोड़ी ज़्यादा रखोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में उतनी ज़्यादा ऊर्जा बची रहेगी। जैसे मान लो निकलने के लिए 10 ऊर्जा की जरूरत थी, आपने जो फोटान टकराया उसमें 10 की ही ऊर्जा है, तो निकलने के बाद इसकी ऊर्जा 0 बचेगी क्योंकि इतना खप गया। लेकिन अगर भेजने वाले में 15 की ऊर्जा आपने दिया, 10 खर्च हो गया, तो 5 की ऊर्जा बचेगी नहीं बचेगी। यही ऊर्जा उसमें काइनेटिक ऊर्जा के रूप में बचेगी इलेक्ट्रॉन में, और यही आपको विद्युत के रूप में आगे मिल जाएगी। ये देखिए ये जो अंतर है
जो आपने दिया उसकी आवृत्ति है, जो न्यूनतम चाहिए उसकी आवृत्ति है। तो जितनी ज़्यादा आपने दिया वही इलेक्ट्रॉनों के कुछ गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकी। उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती थी, ठीक है, जबकि दूसरे शब्दों में आज जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, आज जो हम जानते हैं। दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती थी, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आवृत्ति ज़्यादा तो ज़्यादा ऊर्जा। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर तो निर्भर करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है और वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। यही तो हम बोल रहे हैं शुरू से। उदाहरण के लिए पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश अगर डाला जाए, कई घंटे तक डाला जाए, तो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होती है, क्योंकि लाल प्रकाश के क्वांटम में जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति में उतनी ऊर्जा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों को ठोक के निकाल सके। तो आप कितना देर तक भी ठोकते रहें, कई घंटे तक ठोकते रहें, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि उतनी ऊर्जा दे नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश भी अगर देते हैं, ये देखिए आवृत्ति बढ़ा दिया हमने, पहले 4.3 से 4.6 की आवृत्ति दिया था, अब आवृत्ति बढ़ा के 5.2 कर दिया आपने। तो जब आवृत्ति बढ़ाया तो इसी पोटेशियम पे आवृत्ति बढ़ा के जब प्रकाश को, डीम लाइट को भी डाला गया, तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन निकला और प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई दिया। मतलब ये कहते हैं कि कम आवृत्ति वाला लाल प्रकाश ज़्यादा तेज प्रकाश ज़्यादा देर तक दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जबकि ज़्यादा आवृत्ति वाला पीला प्रकाश डीम लाइट दिया, कम समय के लिए दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसलिए दहलीज आवृत्ति जो इसका था वो 5.5 × 10⁻14 था, और आपने 5.2 दिया, मतलब ज़्यादा दिया। न्यूनतम आवश्यकता 5 की थी, 5 से कम दिया नहीं निकला, 5 से थोड़ा ज़्यादा दिया निकल गया। आवृत्ति आपको इतनी आवश्यकता थी देने की। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल हुए। अब आइंस्टाइन जो न्यूटन के बाद दूसरे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बिना फिजिक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने इसकी व्याख्या की। और क्या व्याख्या की? वही जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें जब टक्कर मारे तो वो निकल गए, ठीक है, वही इन्होंने व्याख्या की। अभी बताता हूँ आपको। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों या फोटानों के पुंज का टकराना समझा जा सकता है। अभी बताया ना मैं कि प्रकाश टकराया मतलब फोटान या क्वांटम टकराया इलेक्ट्रॉन से। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटान धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। जैसा आपने कंचा खेल के टक से मारा, वो निकल गया। फोटान की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक हो पाएगी। जैसे 10 की आवश्यकता थी, आपने 12 दिया तो 10 तो खप गया, 2 बचा, वो 2 उसमें ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा। दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। ठीक बात है, आवृत्ति जितनी ज़्यादा ऊर्जा उतनी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों में भी उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा। चूंकि टकराने वाले फोटान की ऊर्जा h न्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू 0 है। देखिए आवश्यकता इतने की है, कम से कम इतने में हमको निकाल सकते हैं उसको, और दिया आपने इतना, तो बचा कितना? आवश्यकता थी 10 की, आपने दिया 12, तो बचा 2। तो ये देखिए कार्यफलन W0 क्या है? वो आवश्यक ऊर्जा है जिसको देने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का अंतर कितना होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन में अब कितनी ऊर्जा बची? तो जितना दिया जितना खपा उतना अंतर, h न्यू माइनस h न्यू 0, ये बचा।
फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम का अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समीकरण द्वारा दे सकते हो। ये गतिज ऊर्जा कितनी बची, तो आपने एच न्यू जितनी जरूरत थी प्लस हाफ एम ई वी स्क्वेयर, ठीक है, जहां एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इसका वेग है। ये v है ना, न्यू नहीं है, ध्यान रखने, ये न्यू था, ये इसको टाइपिंग में न्यू नहीं छाप पाया, एक्चुअली इसको ऐसा करते हैं न्यू को, ठीक है, लेकिन ये v है, ये v है। अंत में अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटॉनों की संख्या अधिक होगी, परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस प्रयोग की तुलना में अधिक होगी। प्रकाश को धीमा और तेज करोगे ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन आवृत्ति फिक्स है तो ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों में फिक्स है। कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया है, उसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 1879 1955 जर्मनी में पैदा हुए थे अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, अमेरिका में काम किए और न्यूटन के बाद ये दूसरे सबसे महान भौतिक विज्ञानी हैं। 1905 में जब वे बर्ने में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक थे, तब विशेष आपेक्षिकीयता, ब्राउनिक गति और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर छपे उनके 3 शोध पत्रों ने भौतिक के विकास को बहुत प्रभावित किया। सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार आप आइंस्टाइन को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, अमेरिकन को जल्दी मिल जाता है ना, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।